हेलो दोस्तों, मेरा नाम शक्ति अवस्थी है। इस बार मेरी रैंक ऑल इंडिया 154 थी और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी 10th 2010 में लखनऊ से करी। उसके बाद मैंने 2014 में BIT मेसरा रांची से सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी और फिर मैंने कुछ टाइम नौकरी की और इस बार मैं फिर से सेलेक्ट हुआ हूँ। ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ अपने तीनों अटेम्प्ट में। पहले अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स आए थे 151 जो कि अच्छे नहीं हैं। अगली बार मेरे मार्क्स आए 160 जो कि फिर से एवरेज है और इस अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स आए हैं 190 जो कि काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है पिछले बार से, क्योंकि इस बार मैंने कुछ नई चीज़ें कोशिश की करने की जो कि शायद मेरे काम आ गई। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेरा 160 भी मुझे जिस बोर्ड ने दिए थे पिछली बार, मुझे उसी बोर्ड ने इस बार 190 मार्क्स दिए। यानी कि कुछ चीज़ें जो शायद मैंने नई करी हैं वो काम आई हैं और इसलिए ये पर्टिकुलर वीडियो थोड़ा रेलिवेंट हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आते। और लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स रिटन में आते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी होती है, फिर भी कुछ मार्क्स रिटन इंटरव्यू में नहीं आते। मेरे भी नहीं आ रहे थे, तो मुझे भी लगता था कि काश कोई ऐसा मुझे बता पाए जिसके मार्क्स बढ़ गए हैं, उसने ऐसा क्या किया कि उसके मार्क्स बढ़ गए। और इसलिए आई थिंक ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा इंटरव्यू में, ऑनेस्टी। बिल्कुल भी ब्लफ मत करिएगा। अगर एक बार भी आपका ब्लफ पकड़ लिया गया पूरे इंटरव्यू के दौरान तो वो मार्क्स आपके 110 120 भी बन सकते हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनके मार्क्स 110 120 आए और उनके रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स थे, उस चक्कर में उनकी रैंक आई ही नहीं या रैंक खराब आई। बिल्कुल ब्लफ मत करिए, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। उनको पता लग जाता है। ऑनेस्ट रहिए। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो बोल दीजिए मुझे नहीं मालूम है। उन्हें भी मालूम है कि सबको सब कुछ नहीं मालूम हो सकता और ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि सबको सब कुछ नहीं आता है। पिछले 2 अटेम्प्ट में मुझे भी मैं सोचता था कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मालूम है तो क्यों ना मैं उसको गेस कर दूं, उससे शायद ये दिखेगा कि मैं कोशिश कर रहा हूं चीज़ें बताने की। और ब्लफ मैं नहीं करने की कोशिश करता था कभी, लेकिन मैं ये कोशिश दिखाने की करता था कि मैं कोशिश कर रहा हूं आंसर देने की, और कई बार वो आंसर गलत हो जाता था उस चक्कर में। इस बार मैंने सोचा कि मैं नहीं आता बोल दूंगा नहीं आता, मैं गेस वर्क वाला काम करूंगा ही नहीं। उससे क्या होगा कि एक तो मेरी ऑनेस्टी दिख जाएगी, उससे दिख जाएगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, ये समझने में कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे चीजें नहीं मालूम है। इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस इज अ प्रॉब्लम। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको नहीं पता है, ये बड़ी समस्या है। तो आप ऑनेस्ट रहिए। आपको नहीं पता, आप सीधे बोल दो नहीं पता। इस बार मैंने कई बार ऐसा बोला भी कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस बार ऑलरेडी सर्विस में था, मेरे पास तैयारी करने का ज़्यादा समय नहीं था। तो मेरी तैयारी करंट अफेयर्स पे या अपनी नॉलेज पे उतनी नहीं हो सकती थी जितनी मैं तब थी जब मैं केवल तैयारी करता था, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता था तैयारी करने का। तो मैं मान चुका था कि मुझे उतना तो नहीं आता जितना पिछली बार आता था। तो मैं ऑनेस्ट रहूंगा, नहीं आता बोलूंगा नहीं आता। और ऐसा मैंने बोला भी, और मुझे लगा कि मैंने कई बार बोला, बट उससे मुझे पेनल्टी नहीं मिली, बल्कि मेरे मार्क्स 190 हो गए, जो कि इस बार के हिसाब से काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। उसके बाद स्माइल करिएगा। नहीं आता बोल दीजिए नहीं आता, और आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, आप नर्वस नहीं दिखने चाहिए। आपको वो उन्हें भी पता है वो आपका, देखिए ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, दिस इज नॉट इंटरव्यू। ये कोई डिबेट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। वो आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जब आप नौकरी करने जाएंगे किसी डिस्ट्रिक्ट में, आपके पास बहुत सारी समस्याएं आएंगी जिसमें आपको इम्प्रॉम्प्टू रिएक्ट करना होगा। अगर आप रिएक्ट सही नहीं कर रहे चीज़ों पे जब आप फंस गए हैं, तो एक आप अच्छे डिस्ट्रिक्ट में आप कैसे काम करेंगे। तो आप स्माइल करिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए और नर्वस मत होइएगा बिल्कुल भी। और ये आप मॉक इंटरव्यूज देंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप कोशिश करिएगा कि वहाँ भी नर्वस ना हो और आप वो आदत में बना ले। और इन जनरल भी अपनी लाइफ में भी आप चीज़ों पे अपने पे भरोसा रखिए। भरोसा रखेंगे तो वो आपके इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद धीमे धीमे बात करिए। आप अपना बात करने का टेम्पो धीमे धीमे रखें, स्लो रखें। कुछ लोग होते हैं वो चीज़ों को जल्दी जल्दी बोलते हैं। थोड़ा इसलिए वो लोग आमतौर पे जल्दी जल्दी बोलते हैं क्योंकि उनको काफ़ी आता है और वो सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। जब वो सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा ताकि सब कुछ कन्वे हो जाएगा और मैं अपनी सारी बात बता सकूंगा। लेकिन हो जाता है उल्टा। सब कुछ बताने के चक्कर में वो दूसरा वाला पर्सन शायद कुछ भी नहीं समझ पाता। इसलिए आप धीमे धीमे बोलिए। वो आपको सुनने के लिए ही बैठे हैं, इंटरप्ट नहीं करते वो लोग इंटरव्यूज में। मैं 3 इंटरव्यू दे चुका हूं और मैंने ये चीज पाई है कि वो आपको सुनने के लिए ही बैठे हैं, वो आपको समझने के लिए बैठे हैं। वो आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, वो आपको समझना चाहते हैं।
आप धीमे धीमे आराम से इत्मीनान के साथ बोलिए। आपको जो भी बातें बोलनी है आराम से बोलते रहिए और धीमे धीमे बोलिए, हड़बड़ाइए मत। अगर आपकी आदत है थोड़ा जल्दी जल्दी बात करने की, मेरी भी थोड़ी आदत है जल्दी जल्दी बात करने की, तो थोड़ी कोशिश करिए कि वहां पे जाके आप कोशिश करें कि आप जल्दी आराम आराम से बोलें। जल्दी जल्दी बिल्कुल ना करें, कोई किसी को जल्दी है ही नहीं वहां पे। ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करने से फर्क नहीं पड़ेगा, पर जितने क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हैं अगर आप वो अच्छे से आंसर करेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। उसके बाद एटमॉस्फेयर को आप कॉर्डियल बनाइए, फॉर्मल रखिए बट कॉर्डियल बनाइए। और मैं बताता हूं कैसे। मेरी ट्रांसक्रिप्ट अगर आप हो सके पढ़िएगा। इस बार मेरा इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग था, दिलचस्प इंटरव्यू था मेरा। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम शर्मन जोशी जैसे दिखते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि 3 इडियट मूवी में एक डायलॉग है, वो पर्सन इंटरव्यू में बैठा होता है, ऐसा ही एक इंटरव्यू चल रहा होता है, उस डायलॉग को बोल के बताओ। अब वो डायलॉग कुछ इस तरह है कि आप अपनी नौकरी अपने पास रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड अपने पास रख लेता हूँ, जो कि एक इंटरव्यू में, स्पेशली यूपीएससी इंटरव्यू में नहीं बोलना चाहिए। बट क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला तो मैंने उसको बोल के दिखाया। वो भी मुस्कुराने लगे, मैं भी मुस्कुराने लगा। लेकिन मैं समझ गया कि वो आखिरी इंटरव्यू का स्टेज था, आखिरी के 2 मिनट थे। तो मैं ये चीज़ समझ गया कि इससे मेरा इंटरव्यू लाइट हो गया है। और इससे ये भी दिखा कि मैं घबराया नहीं, क्योंकि शायद वो इंटरव्यू में बोलने की बेस्ट बात नहीं थी, लेकिन मुझसे बोला गया बोलने को, तो मैंने वो चीज़ बोल दी। उससे माहौल कॉर्डियल हो गया। एक इंटरव्यू एक अच्छे नोट पे एंड हुआ, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और वो शायद मुझे फिर से हेल्प किया। तो एटमॉस्फेयर को कॉर्डियल रखिए, क्वारल मत करिए, लड़ाई मत करिए, झगड़ा मत करिए, बहस मत करिए। बहस करने के मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। अगर वो चीज़, कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसी चीज़ बोल देते हैं जो शायद गलत हो, तो आप ये मत बोलिए कि नहीं सर ये जो चीज़ आपने बोल रहे हो गलत नहीं है, बल्कि आप ऐसा बोल दो कि सर आई थिंक दैट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट व्हाट आई दैट ऐसा ऐसा चीज़ है, बट सर आई स्टिल गो एंड चेक दिस आउट दैट वेदर आई एम राइट और नॉट। ऐसा बोल दे ताकि वो भी नाराज ना हो, माहौल कॉर्डियल रहे। लड़ाई झगड़ा बहस बिल्कुल मत करें। और अगर कोई चीज़ आपसे वो बोल रहे हैं, शायरी सुनाने को बोल रहे हैं, आप सुना दें चीज़ों को, लेकिन कोई चीज़ ओवरडू मत करिए। ऐसा मत करिए कि आप शायरी सुनाने तो जा नहीं रहे, उन्हें कोई शायर तो चाहिए नहीं, उनको तो एक डीएम या एसपी चाहिए या आईआरएस चाहिए या बाकी सर्विस वाले चाहिए। तो जो वो बोल रहे हैं वैसा आप करते रहिए और कॉर्डियल रखिए माहौल को, ओवरडू मत करिए चीज़ों को करने की। उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखिए, ये इंटरव्यू आपका है, वो आपको समझने के लिए बैठे हैं। आप तो खुद को जानते हो बट वो तो आपको नहीं जानते। आधे घंटे बाद शायद मुझसे आपकी कभी मुलाकात भी ना हो। इसलिए आप इंटरव्यू को अपना खुद का इंटरव्यू बनाइए। वो कैसे बनाएंगे आप? अगर वो चीज़ पूछते हैं कि आप अपने अंदर की क्वालिटी बताइए, तो आप क्वालिटी बता दो और फिर खुद ही बोल दो कि सर आई हैव माई ओन पर्सनल इंस्टेंसेस फ्रॉम विच आई लर्न दिस, इफ यू वॉन्ट आई कैन टेल देम। अब वो नो तो बोलेंगे नहीं कि नहीं मत बताओ, ठीक है। उससे पता लगेगा कि आप एक तो खुद को समझते हो, दूसरी बात आप झूठ नहीं बोल रहे हो, और वो आपके बारे में और जानेंगे। अपने आप इंटरव्यू को में आप हीरो हो अपने, और आप इंटरव्यू में अपनी बातें रखिए अपने इंसिडेंट्स के साथ। उससे पता लगता है कि आप सच्चे आदमी हो, आपने खुद की लाइफ पे काफी इंट्रोस्पेक्ट भी किया है कि आप समझते हो अपनी चीजों को बारे में। और इंटरव्यू में अपने इंसिडेंट्स बताते रहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट। ये आंसर हर आदमी का यूनिक होना चाहिए। अगर आप इस पर घिसा पिटा जवाब देंगे तो वो समझेंगे कि इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट में आपकी पर्सनैलिटी उस क्वेश्चन से कैसे दिखी, नहीं दिखी ना। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूं कि काफ़ी डाइवर्सिटी है, मुझे ग्रास रूट पे काम करना है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी कहाँ दिखी? और वो इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि वो आपकी पर्सनैलिटी समझना चाहते हैं। तो अगर आप बताना चाहते हैं कि यही बोलना चाहते हैं कि इसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है और काफ़ी ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, तो आप इसको इस तरह प्रेजेंट करो कि मेरी लाइफ में मैंने अपनी नौकरी करते समय पाया कि अगर नौकरी डाइवर्स है तो मुझे उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है काम करने में, या फिर मैंने अपनी ही लाइफ के इस इंसिडेंट में पाया कि अगर मैं ग्रास रूट लेवल पे लोगों पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूं तो मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या हुआ, आपने आंसर वही दिया है लेकिन आपने अपने इंस्टेंस के साथ दिया है, तो वो आंसर यूनिक बन जाता है। और वो इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी देखने ही बैठे हैं, तो आप पर्सनल इंस्टेंसेस सोचिए और उसके बाद उनको अपने आंसर से लिंक करिए। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके तो आंसर आप सोच ही रखिए। जैसे जब मैं तैयारी कर रहा था स्पेशली इस बार,
तो मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं अपने इंस्टेंसेस बताऊंगा, अपने से रखूंगा। तो मैंने अपनी लाइफ के 10, 15, 20 इंस्टेंसेस जो मुझे लगा कि जो आज मुझे याद आते हैं, जिनसे मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, मैंने वो पेपर्स में लिख लिए। और मैं सोचा कि अगर ऐसा चीज़ें बनती हैं, अपनी स्ट्रेंथ मुझे बतानी है, तो मैं इन इंस्टेंस के थ्रू बताऊंगा, और मैंने बताई भी हो। तो वो मुझे लगता है काफ़ी मेरे काम आई, और मैंने वहाँ बताए तो उससे मुझे इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। उसके बाद मैं जब एकेडमी में गया, इस बार मैं तैयारी एकेडमी में कर रहा था, तो मैं उन लोगों से भी मिला जिनके मार्क्स इंटरव्यू में पिछले सालों में अच्छे आए थे। तो मैं जो बहुत सारी बातें आपको बता रहा हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस से भी बता रहा हूँ, जो मैंने इस बार खुद करने की कोशिश भी करी। एक चीज़ मैं और लास्ट बोलूँगा कि ट्रांसक्रिप्ट जो होती हैं, आती रहती हैं, उनको पढ़ते रहिए। उससे क्या होगा कि आपको स्टैंडर्ड आंसर्स जो हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे पता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन का बोर्ड आया, उनका पहला सवाल होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उनका आखिरी सवाल कुछ होगा कि डू यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट क्वेश्चन टू आस्क। अब मुझे अगर इतना पता लग गया किसी बोर्ड में कि उनका पहला और आखिरी सवाल ये है, कम से कम मैं 2 क्वेश्चन की तैयारी तो कर ही सकता हूँ। उनको मैं उन्हीं में इंप्रेस इतना कर सकता हूँ कि उससे मेरा इंटरव्यू का मार्क्स कहीं से कहीं बढ़ जाए। तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू पैनल के बोर्ड के, आप वो समझ जाइए, और वो समझेंगे आप किसी ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ने के बाद। जैसे कि कोई पर्टिकुलर पैनल इस बार कोटेशंस पूछ रहा था, और कोटेशंस पे अपनी इंटरप्रिटेशन पूछ रहा था। इस बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जो कि काफ़ी न्यू थे, बट मुझे पता था कि ये पर्टिकुलर बोर्ड है, वो ऐसा करेगा, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, और उससे मुझे लगता है मुझे फिर फ़ायदा हुआ। तो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते रहिए, वो इंटरनेट पे फोरम IAS पे जैसे पढ़ी रहती हैं, या मार्केट पे भी मिल जाती हैं। अगर आपका इंटरव्यू 1 महीने बाद है, 1.5 महीने बाद है, उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, वो आपके इंटरव्यू में आपको बहुत मदद करेगा। थैंक यू सो मच।